है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ द एपोप्टोसिस और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पाथवे है इट अकर्स ड्यू टू द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कोई भी रिसेप्टर मीडिएट नहीं होता, डेथ रिसेप्टर। इसमें सिंपली माइटोकॉन्ड्रिया की इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से ये पाथवे होता है और एपोप्टोसिस काज करता है। इस पाथवे को समझने के लिए आपको दो सेल के बीच में डिफरेंस समझना होगा। एक वयाबल सेल है, वो सेल जो सरवाइव कर रहा है, और एक एपोप्टिक सेल है, वो सेल जो एपोप्टोसिस करके डाई हो जाएगा। अब वेयाबल सेल का मतलब ये है कि स्टिल द सेल इज गेटिंग द सर्वाइवल सिग्नल्स और सम ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है कि ये सेल अभी भी सर्वाइवल सिग्नल्स रिसीव कर रहा है। ठीक है, लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। जैसे ही ये सर्वाइवल सिग्नल आते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, तो ये क्या करते हैं, दैट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटी एपोप्टिक प्रोटीन लाइक BCL2। अब क्योंकि इस सेल को सर्वाइव करना है, इसको डाई नहीं करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंटी एपोप्टिक प्रोटीन ही प्रोड्यूस करेंगे, यानी वो प्रोटीन जो कि एपोप्टोसिस नहीं करवाएं। ठीक है, तो BCL2 एंड BCLXL आर दी एंटी एपोप्टिक प्रोटीन। जैसे ही ये प्रोड्यूस होंगी तो सेल के अंदर जो डेथ इंड्यूसिंग प्रो एपोप्टिक मॉलिक्यूल है लाइक साइटोक्रोम C, वो बाहर नहीं आएंगे, और जब उनकी लीकेज नहीं होगी सो देयर विल बी नो एनी एपोप्टोसिस। ठीक है, ये है नॉर्मल मैकेनिज्म जब सेल के पास सर्वाइवल सिग्नल्स होते हैं। अब आ जाते हैं जी एपोप्टिक सेल पे। यहाँ पे आपको कोई भी सर्वाइवल सिग्नल नहीं मिल रहा, देयर इज नो एनी सर्वाइवल सिग्नल, कोई भी सर्वाइवल सिग्नल नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, अच्छा सर्वाइवल सिग्नल नहीं होता और सेल जो है इट इज ईदर डिप्राइव्ड ऑफ द सिग्नल्स और देयर इज अ DNA डैमेज, कोई DNA डैमेज हो गया है बिकॉज ऑफ एनी रेडिएशन हुई, सेल इंजरी हुई, या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक्यूमुलेट हो गई हैं और एंडोप्लाज्मिक स्ट्रेस हो गया है। तो ये सारे जो भी काजेज हैं, एनी रेडिएशन, एनी केमिकल एजेंट विच इज काजिंग स्ट्रेस टू द सेल, सो सेल इज नॉट रिसीविंग द सर्वाइवल सिग्नल्स, तो सेल के अंदर जो हैं वो एपोप्टिक सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब उसका मैकेनिज्म क्या है मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट करें कोई सेल इंजरी हो गई। ठीक है, सेल इंजरी हो गई, DNA डैमेज हो गया है। ठीक है, DNA डैमेज हो गया है बाय एनी रेडिएशन, बाय एनी टॉक्सिन और बाय एनी फ्री रेडिकल, DNA डैमेज हो गया, या फिर प्रोटीन मिसफोल्डिंग हो गई। ठीक है, यानी मतलब कि सेल को एक स्ट्रेस आया। जैसे ही सेल को एक स्ट्रेस आता है तो उस स्ट्रेस को सेंस करने के लिए कुछ सेंसर्स मौजूद हैं। ठीक है, एक सेंसर फैमिली मौजूद होती है इस स्ट्रेस को सेंस करने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। उस सेंसर फैमिली जो कि BH3 ओनली प्रोटीन सेंसर्स हैं लाइक BIM, BID, मोस्टली BID इज द अबंडेंट सेंसर प्रोटीन, या फिर नोक्सा और प्यूमा। ठीक है, अब इन्होंने इस स्ट्रेस को सेंस किया, सेंसर्स ने। जैसे ही इन्होंने सेंस किया तो ये क्या करेंगे, ये दो काम करते हैं। ठीक है, दे विल डू द टू वर्क। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंटी एपोप्टिक प्रोटीन है, और मैंने पहले बताया कि हुआ है कि एंटी एपोप्टिक प्रोटीन कौन सी होती हैं, BCL2 एंड द BCLXL।
ठीक है। और ये है प्रो एपोप्टिक प्रोटीन, और ये भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि प्रो एपोप्टिक प्रोटीन जो होती हैं वो है BAX और BAK। अब ये सेंसर्स क्या करेंगे कि जब सेल में इंजरी हो गई है तो ये सेंसर्स बाइंड हो जाते हैं विद दी एंटी एपोप्टिक प्रोटीन्स। ये एंटी एपोप्टिक प्रोटीन के साथ बाइंड होके एंटी एपोप्टिक प्रोटीन को करेंगे ब्लॉक, क्योंकि सेल को एपोप्टोसिस करनी है तो इनको एंटी एपोप्टिक प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं और ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब ये प्रो एपोप्टिक प्रोटीन एक्टिवेट हो गई तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, दिस आउटर मेम्ब्रेन विल बिकम परमिएबल, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। हालांकि नॉर्मल सेल में जब एपोप्टोसिस नहीं होती तो ये इम्परमिएबल होती है ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ दीज एंटी एपोप्टिक प्रोटीन, मगर यहाँ पे कंडीशन सिचुएशन कुछ और है। तो ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये चली जाती हैं विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें इंसर्ट हो जाती हैं। बेसिकली ये जो एपोप्टिक प्रोटीन है ये ओलिगोमराइजेशन करती हैं। अब ओलिगोमराइजेशन का मतलब है कि ये मोनोमर से ओलिगोमर में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गई तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलरेडी कुछ प्रो एपोप्टिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं लाइक साइटोक्रोम C। तो ये क्या करेंगी कि इन प्रो एपोप्टिक मॉलिक्यूल साइटोक्रोम C को बाहर साइटोप्लाज्मा में लीक कर देंगी। ठीक है, अब साइटोक्रोम जो C है वो जब लीक आउट हो जाएगा साइटोप्लाज्मा के अंदर, ये साइटोक्रोम C एक डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन है, तो इसका मतलब है कि ये कोई भी डेथ का प्रोसेस काज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जैसे ही ये एक्टिवेट हुई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आई तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इन्होंने बढ़ा दी, चैनल्स ओपन हो गए और साइटोक्रोम C जो है वो बाहर साइटोप्लाज्मा में अंदर आ गया। अब साइटोक्रोम C आगे क्या करेगा? ठीक है, नाउ कमिंग ओवर टू द साइटोक्रोम C, ये साइटोक्रोम C बाइंड होता है किसके साथ? एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के साथ बाइंड होता है। ये एक रिसेप्टर है, फर्ज करें ये है एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। अब इस एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के साथ ये बाइंड हो गया साइटोक्रोम C। जैसे ही साइटोक्रोम C इसके साथ बाइंड हो गया तो ये एक हेक्सामर बना देता है। ठीक है, यानी ये बाइंड हो गए, नाउ दे विल फॉर्म अ हेक्सामर एंड दैट हेक्सामर इज नोन एज दी एपोप्टोजोम। ठीक है, इसको कहते हैं एपोप्टोजोम। और ये एपोप्टोजोम, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फिर बाइंड होगा कैस्पेस 9 के साथ और उस कैस्पेस को एक्टिवेट कर देगा जो कि फर्दर एपोप्टोसिस काज करेगा। ठीक है, इसको फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने आपसे कहा कि अगर कोई भी रेडिएशन हुई, DNA डैमेज हुआ, सेल इंजरी हुई तो जो सेंसर्स होंगे उसको सेंस करेंगे, यानी ये एक्टिवेशन हो जाएगी BH3 सेंसर्स की। यहाँ पे बिड मैंने लिखा है क्योंकि वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं। तो BCL2 यानी जो एंटी एपोप्टिक प्रोटीन है वो इनएक्टिव हो जाएंगी और जो प्रो एपोप्टिक प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। देयर विल बी द एंटागोनिज्म ऑफ द BCL2 बट एगोनिज्म ऑफ द BAX। अब यहाँ पे ये होता है, मैं आपको एक और माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन भी रिलीज होती हैं, ये जो मैंने आप यहाँ पे लिखा है कि एपोप्टोसिस इनिशिएटिंग फैक्टर्स और इंड्यूसिंग फैक्टर्स होते हैं कुछ। चलो पहले मैं आपको पूरा बता दूं कि जैसे ही ये एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो वो चैनल्स की परमेबिलिटी बना देते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स हैं। और ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं कि ये होते हैं डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन। डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन जैसे ही बाहर आए,
ठीक है। ये जैसे ही बाहर आती हैं लाइक साइटोक्रोम सी, तो ये एक्टिवेट कर देती हैं कैस्पेसिस को। यहाँ पे है कैस्पेस 9 और एपोप्टोसिस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैं जिक्र करूँगी एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग फैक्टर्स का। माइटोकॉन्ड्रिया में ना सिर्फ ये डेथ इंड्यूसिंग प्रोटीन होती हैं, पर कुछ और भी फैक्टर्स रिलीज होते हैं, और वो है स्मैक और डैब्लो। अब स्नेप या डैब्लो ये भी एक माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये भी एक माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन होती हैं। ये प्रोटीन क्या करती हैं कि ये प्रोटीन बाइंड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं कि दीज स्मैक लाइक दिस इज अ इनहेबिटर्स ऑफ द एपोप्टोसिस, ठीक है। ये इनहेबिटर है एपोप्टोसिस के। अब इन इनहेबिटर ऑफ द एपोप्टोसिस के साथ ये स्मैक और डायब्लो बाइंड हो गए। जैसे ये स्मैक और डायब्लो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इनहिबिटर ऑफ द एपोप्टोसिस के साथ बाइंड होती हैं, तो ये इनको कर देते हैं इनएक्टिवेट, क्योंकि ये भी प्रोमोट करती हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज कर देती हैं इनहिबिटर्स ऑफ द एपोप्टोसिस को, एंड दे आल्सो इंड्यूसेस द एपोप्टोसिस। स्मैक का मतलब है कि सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड एक्टिवेटर कैस्पेसिस। सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड एक्टिवेटर कैस्पेसिस लाइक डैब्लो। तो ये सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया डिराइव्ड एक्टिवेटर कैस्पेसिस बाइंड होते हैं इनहिबिटर्स ऑफ द एपोप्टोसिस के साथ और एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। तो ये एक अलग से प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक पाथवे।